हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनडीटीवी और जो अडानी ग्रुप के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि डिस्प्यूट क्या है और उसके क्या मायने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीटीवी जो एक मीडिया कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसने ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीस लोन लिया था और जिस कंपनी से उसने लोन लिया था उसको टाइमली पे नहीं कर पाया और अडानी ग्रुप ने क्या करा कि उस कंपनी का ही टेक ओवर कर लिया। और जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी कंपनी का टेक ओवर करती है तो उसके एसेट्स और लायबिलिटी उसकी हो जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था और जिसके लगभग 29% स्टेक उस कंपनी का था। तो टेक ओवर के बाद ये अडानी ग्रुप के पास ऑटोमेटिकली 29% उसका स्टेक चला जाता है और प्रणव राय और राधिका राय जो कि इसकी फाउंडर हैं उनके पास 32% इसका स्टेक है। और एज पर सेबी रेगुलेशन अडानी जल्द ही क्या कर सकता है कि एक ओपन ऑफर ला सकता है जिससे रिमेनिंग 26% जो शेयर हैं उसके पास आ जाएं। तो 29 + 26 जो परसेंट शेयर उसके पास आ जाएगा तो उसके पास एनडीटीवी का कंट्रोल आ जाएगा। तो उस कंट्रोल के बाद अडानी ग्रुप डिसाइड करेगा कि एनडीटीवी का फ्यूचर क्या होगा, वो किस तरह का कंटेंट लोगों को दिखाएगा, उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, एसेट्रा एसेट्रा। एक चीज़ आप जानते हैं कि एनडीटीवी का नाम सुर्खियों में बना रहता है। बहुत सारे एलिगेशन एनडीटीवी ने गवर्नमेंट पे लगाए, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट को वो टाइमली क्रिटिसाइज़ करता है। इनफैक्ट एनडीटीवी शुरुआत से ही जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट रही है उसको क्रिटिसाइज़ करती रही है। तो ऐसे ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ रहा और एनडीटीवी के ऊपर टैक्स एवेजन के केसेस लगे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी केसेस लगे हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि कोई अगर मीडिया पार्टनर है या कोई कंपनी है जिसके ऊपर ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहे हैं टैक्स एवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उसका टेक ओवर क्यों करना चाहेगा। क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है कि लोग ऐसे टेक ओवर को अवॉइड करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लिटिगेशन चल रहे हों। तो ये एक शॉर्ट कहानी है, मगर इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर है। एक मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बताता हूँ, बहुत सिंपल है। वो एक बात कहता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। जो आप सीधी तरह से नहीं कर सकते वो दूसरे तरह से भी नहीं कर सकते। तो लॉ अगर किसी चीज़ को प्रोहिबिट करता है तो ऐसा नहीं है कि आप ठीक है उसको दूसरे तरह से उस काम को करेंगे, दोनों का इफेक्ट वही रहता है और जो लॉ है उस चीज़ को प्रोहिबिट कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जिस पे लॉ साइलेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सिनेरियो में है, बट टेक्निकली जैसा हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक मदर लॉ है, तो बाकी लॉ में भी अगर किस तरह का कोई वायलेशन होता है तो हमें क्या है उस चीज़ को प्रोहिबिट करना चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो अडानी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो मुकेश अंबानी है जो रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर हैं और उनका एक मीडिया ग्रुप है जिसका नाम है नेटवर्क 18। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप जो हैं वो इस फील्ड में भी आना चाहते हैं सो दैट मीडिया आप जानते हो इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ क्या है एक ये इमेज ब्रांडिंग का भी काम करता है। तो अगर आप सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और लोगों के ओपिनियन को कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है। और आजकल सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ हमने एनएलपी को भी इंट्रोड्यूस करा है जिसके वजह से लोगों के माइंडसेट के साथ प्ले करा जाता है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जो मीडिया पार्टनर्स हैं वो किस तरह से उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेंज कर रहे हैं। तो फ्री विल एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उसके बारे में और पढ़िए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि जो भी वो सोचते हैं वो उनकी खुद की ओपिनियन है, तो ऐसा नहीं है। आपके फैमिली का, आपके पीयर ग्रुप का, सोशल मीडिया का, इन सारी चीज़ों से आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो चेंज हो रहा है। पर अक्सर लोग इन छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ टोनी ब्लेयर और चेरी ब्लेयर के केस का। तो टोनी ब्लेयर और चेरी ब्लेयर ने क्या करा, एक प्रॉपर्टी परचेज करनी थी उनको और कभी भी जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी होती है। उससे बचाने के लिए उन्होंने क्या करा कि वो जो प्रॉपर्टी थी, जिस कंपनी के अंडर में वो प्रॉपर्टी थी या जिस कंपनी की वो प्रॉपर्टी थी, उस कंपनी का ही टेक ओवर कर लिया।
तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब कंपनी का टेक ओवर करा तो उस कंपनी के जितने भी एसेट्स लायबिलिटी, जैसे हमने पहले ही बात करी है, उसकी हो जाती है। तो उस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि आपने उसका टेक ओवर करा, जहाँ पे आपको टेक ओवर के जो मिनिमम एक्सपेंसेस होते हैं वो बेयर करने पड़ते हैं, और जो टैक्सेस होते हैं वो पूरा का पूरा क्या है, टैक्सेस से आप बच गए। तो लगभग 3 लाख पाउंड जो है उन्होंने टैक्स क्या है अपना बचा लिया। एक और केस है एलन मास्क और ट्विटर का, जिसमें एलन मास्क ने बहुत बात करी कि वो क्या है, वो भी सोशल मीडिया ग्रुप चलाना चाहते हैं, और उन्होंने ट्विटर को टारगेट करा और ट्विटर का क्या है होस्टाइल टेक ओवर करना चाहा। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, एलन मास्क की जो कंपनी है उसके शेयर्स डाउन होते गए, जिसके वजह से उसको लगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी कंपनी, मदर कंपनी पर पड़ेगा। तो उसने बाद में डील कैंसिल कर दी। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो होस्टाइल टेकओवर के हैं, जो कि प्रोहिबिटेड है। अब होस्टाइल टेकओवर है क्या? सेक्शन 3 जो है टेकओवर रेगुलेशन क्या क्या कहता है कि कोई भी कंपनी 25% से ज़्यादा स्टेक अगर किसी कंपनी का ले रहा है तो वो होस्टाइल टेकओवर में आता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उस कंपनी का जो कंट्रोलिंग बॉडी है उस या कंट्रोल जो है उसके हाथ में चला जाता है, जिसके बाद उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी, वो सारा का सारा चीज़ें वो डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो अडानी ग्रुप कर रहा है ये क्या होस्टाइल टेकओवर का एग्जाम्पल है? अगर ये होस्टाइल टेकओवर है तो इस पर कोर्ट का क्या ओपिनियन होगा, और क्या ये डील कैंसिल हो सकती है? क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को उस पर लैंडमार्क डिसीजन देना पड़ेगा। अदरवाइज जो छोटी कंपनियां हैं इनका क्या है, नियर फ्यूचर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।